और आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये प्रश्न जो है एनटीए यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। ये जून 2010 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है आपके सामने। यूजीसी के साथ साथ जो है लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क में भी ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न पहला कह रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य का लक्ष्य है क्या सेवार्थी को दान देना, कि सेवार्थी को नियंत्रित करना, या सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करना, या सेवार्थी को साधन सुलभ करना। बताइए। सी इज द राइट आंसर होगा। वेरी गुड। यहाँ पे जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य का लक्ष्य है, ये लक्ष्य कहता है कि सेवार्थी की समस्या का समाधान करना है। यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये बहुत सरल प्रश्न था, लगभग सभी बच्चों का जवाब सी ही होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। समाज सुधार से संबंध अगर हम बात करें, मैंने लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के बारे में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो ज्योतिबा फूले किस संस्था से संबंधित है? क्या ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज से संबंधित हैं? सत्य शोधक समाज। हाँ। अब सत्य शोधक समाज जो था ये महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी, वहीं पे रखा गया था। और वर्ष आप ध्यान रखिएगा 1873 में ज्योतिबा फूले, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग ये, ठीक है। बात अगर हम लोग करें, अच्छा यहाँ पे ठक्कर बापा के बारे में, ठक्कर बापा रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। और ये सेवक संघ की स्थापना कब किया था? तो 1948 में। अगर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है सन 1905, सन 1905 या 1915, बताइए कौन बताने वाला है? 1905 है सर। बताइए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात किया जाएगा तो पुणे में 1905। बात करते हैं एम के गांधी के बारे में। एम के गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। तो ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए जरा इसका सही क्रम क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न करने हैं। परानुभूति का अर्थ आपको बताना है। परानुभूति का आपको अर्थ बताना है। आपको मैं बता दूं, अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने की क्षमता को परानुभूत कहते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आया है, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। मैं आपको एक विद्वान का नाम बताता हूँ, पॉक एकलैन, ये नाम है पॉक एकलैन। इन्होंने परानुभूत को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और अनुकंपा के रूप में। कोई भी व्यक्ति जरा मुझे बताए यहाँ पे सहानुभूति किसे कहते हैं? सहानुभूति किसे कहते हैं बताएं? संवेदना को, हमदर्दी को, मतलब कोई दूसरा हमारे दुखों के प्रति सम्मान या अनुभूति प्रकट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सहानुभूति कहते हैं। शाबाश। तो ये आप 2 शब्द परानुभूत और 1 शब्द सहानुभूति, इनके बारे में देखिए। मैंने आप लोगों को ये प्रश्नों के बारे में बता चुका हूँ, कई बार ये रिपीट किया हूँ। इसको कम्युनिटी चेस्ट कहा जाता है। चेस्ट मतलब निधि होता है। अब बताइए जरा, ये क्या सामुदायिक सहभागिता से है, सामुदायिक समस्या से है, कि सामुदायिक जागरूकता से है, कि सामुदायिक संसाधन से? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सी, सामुदायिक जागरूकता से इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, जागरूकता से। ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ क्या? आप लोगों ने देखा है ये प्रश्न? यस सर, ये हो चुके। लेकिन ये वहाँ पे शायद एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो आप अगर कहेंगे तो मैं इसको करवाऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाऊंगा। बताएं।
क्योंकि यहाँ पे मैं चारों ऑप्शनों पे एक्सप्लेन करूंगा। सर करवा दीजिए। चलिए अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? बताइए जरा, प्रतिपादक कौन है? मैकली लैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने किया है तो भाई करिए। नाम है मैस्लो का, आपने नाम सुना भी होगा मैस्लो का। ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दिया था 1943 में, 1943 में। और इसने 5 चरण बताए थे और सभी को पता भी है ना। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखेंगे। बात अगर हम लोग करते हैं हर्ज़बर्ग के बारे में, तो इन्होंने प्रेरणा स्वच्छता का सिद्धांत दिया है। 2 फैक्टर थ्योरी इन्होंने दिया है। तो हर्ज़बर्ग का भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं मैक ग्रेगर के बारे में, किसके बारे में? मैक ग्रेगर के बारे में। तो मैक ग्रेगर ने जो है लीडरशिप, अभी इसके बाद वाली क्लास आप लोगों की चलने वाली है, तो लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में बताया है मैक ग्रेगर ने। और इसने ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, द प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में बात किया है, मतलब व्यावसायिक क्रियाविधि पर, व्यावसायिक क्रियाविधि पर MC मैक ग्रेगर ने चर्चा किया है। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम पूछा जा सकता है लीडर एंड मोटिवेशन को लेकर, तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेविड सी मैकली लैंड, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी के प्रतिपादक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, परिष्कृत बातों, कविता और कला के रूप में दमन किए गए विचारों की अभिव्यक्ति को कहते हैं। देखिए, एक उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण स्पष्ट होता है कि काम शक्ति की प्रकृति या प्रेरकों का नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों की ओर पुनः निर्देशन की क्रिया मानी जाती है उदात्तीकरण। वहीं अगर हम बात करते हैं बेसिकली अगर हम चर्चा करें द्वैध वृत्ति के बारे में, द्वैध वृत्ति किसको रिप्रेजेंट करती है? इसको बोला जाता है एम्बीवैलेंस, यानी किसी वस्तु के प्रति एक साथ परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं को, विश्वासों के या भावनाओं की स्थिति, ठीक है, वहां पे दुविधा जैसी बातें हो तो वह बोला जाता है द्वैध वृत्ति। जो विरेचन शब्द है, ये अगर हम बात करते हैं, यही शब्द यहाँ पे करेक्ट होगा कि परिष्कृत बातों को कविता और कला के रूप में जो दमन करने पर विचारों को जो अभिव्यक्त होता है वो आपका विरेचन होता है। और रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि विरेचन का पार्ट माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। स्त्रीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो स्त्रीकरण मतलब क्या होता है? निर्धारण या निश्चित करना, मतलब किसी अन्य मनुष्य, मानव, जानवर या एक निर्जीव वस्तु के लगाव से ग्रसित हो जाता है तो वो स्त्रीकरण का पार्ट बन जाता है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बात करते हैं शून्य प्रकल्पना या परिकल्पना के अस्वीकृति होने पर कहा जाता है कि यह निरपेक्ष त्रुटि होगा या मानक त्रुटि होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी यानी गैर प्रतिचयन त्रुटि होगा कि टाइप 1 का एरर होगा? बताइए जरा, बताइए जी। टाइप 1 एरर। हाँ, टाइप 1 एरर होगा आपका, ये आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। देखिए, दो घटनाओं के बीच एक निश्चित परिणामी संबंध को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शून्य प्रकल्पना का यूज करना पड़ता है, तो वह टाइप 1 त्रुटि के अंतर्गत आता है, टाइप 1 एरर के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। कार्यकारीय शोध के उद्देश्य बताना है आपको, कार्यकारीय शोध के उद्देश्य बताने हैं आपको। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में कौन हस्तक्षेप या उपचार वास्तव में सहायता करते हैं के बारे में ज्ञान प्रदान करना, ये बेसिकली कार्यकारी शोध का उद्देश्य बन जाता है। बाकी कार्य योजना उपलब्ध कराना ये नहीं होगा। कार्यकारी मतलब होता है वर्किंग। देखिए, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो एक नल हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, वर्किंग हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे चर्चा करूंगा इसके बारे में, है ना।
यूनिट नंबर 5 में मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखिए कि जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, वर्किंग हाइपोथेसिस अगर गलत हो जाती है तब हम जाके नल हाइपोथेसिस का प्रयोग करते हैं, आगे की क्रिया प्रक्रिया जो है संचालित करते हैं। परंतु उसी का उद्देश्य पूछ लिया तो वो बेसिकली हस्तक्षेप की काम करता है और उपचार का काम करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। मैंने आप लोगों से कहा भी था ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये है, आपको बता दूं, टुकमैन का। टुकमैन ने सन 1963 में फार्मिंग की बात किया था, स्टॉर्मिंग की बात किया था, नॉर्मिंग की बात किया था और परफॉर्मिंग की बात किया था और एक था एड्जॉर्मिंग की बात किया था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही तक दिया था, 5वां दिया ही नहीं था। मैं आपको बता दूं, बेल्स 1950 में, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी है, बेल्स ने दिशा निर्धारण की बात किया था, मूल्यांकन की बात किया था और उसके बाद निर्णय लेने की बात किया था। बात करते हैं हम लोग कैलिंग महोदय के बारे में। कैलिंग ने 1972 में बताया था और इन्हीं के एक मित्र थे, समझ लीजिए आप लोग, ट्रेकर के। तो ट्रेकर विद्वान के बारे में बात करें तो 1972 में। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि दिशा निर्धारण पहला होगा। ठीक है, फिर उन्होंने विरोध बताया था, फिर इन्होंने कहा था समझौता, फिर इन्होंने बताया था घनिष्ठता और उसके बाद इन्होंने बताया था समापन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, 5 चरण थे। वहीं अगर हम ट्रेकर के बारे में बात करें तो ट्रेकर महोदय ने बताया है प्रारंभ पहले होगा, पहले बिगिनिंग स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अगर हम करें समूह भावना का आविर्भाव होगा, फिर मित्रता का विकास होगा, सशक्त समूह होगा, फिर समूह की भावना का पतन होगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने भी 5 टाइप के बताए थे। बात अगर हम लोग करते हैं गारलैंड एवं जोन्स महोदय के बारे में, तो मान्यता पूर्व, अधिकार एवं नियंत्रण, घनिष्ठता, अलगाव, विभाजन, समाप्ति, यही एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया था समूह कार्य को। बात करते हैं हम लोग नॉर्दर्न एवं कारलैंड के बारे में। इन्होंने कहा था समावेश दिशा निर्देशन, पहला पॉइंट बताया था। सन 2001 में इन्होंने बोला था कि समावेश दिशा निर्देशन, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजम, और दिशा निर्देशन का मतलब ही होता है दिशा निर्धारण, जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं आप लोग। अनिश्चितता दूसरा पॉइंट था इनका, और तीसरा था इनका पारस्परिकता एवं लक्ष्य की सफलता, और लास्ट वाला जो चौथा था वो विभाजन और समापन था। तो मैं आप लोगों से कई बार, ये प्रश्न हर बार आते रहते हैं तो मैं चर्चा करता रहूँगा आप लोगों से। ठीक है, याद आ जाएगा, बाकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपके काम आए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन जो इसका होगा वो सी वाला करेक्ट माना जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। यही क्रम बताना था आपको, क्रम में बताइए कौन कौन सा था। ठीक है, ये क्रम में लगा हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। प्रसरण या फैलाव बताता है, बताइए प्रसरण और फैलाव क्या मदों के मूल्यों के परिवर्तनी को बोला जाता है? क्या अगर हम बात करें बारंबारता को कहा जाता है? क्या अगर हम चर्चा करें विभाजन या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? देखिए, पदों के मूल्य में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये साफ साफ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है प्रसरण में कि परिवर्तनीय प्रक्रिया है। बारंबारता अगर हम बात करते हैं तो एक निश्चित संख्या या समय से गुजरने वाली तरंगों की संख्या या मदों की संख्या को हम लोग बारंबारता बोलते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि भाई कितने पद हैं या कितने मद हैं, तो हमने बोला कि 5 मद है, तो हमने इस तरीके से टैली चिन्ह में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये 3 है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। अगर 4 बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाएंगे, ये 4 है। अगर आपको 6 बनाना है तो 1 2 3 4 करके आप एक लाइन क्रॉस करेंगे और एक और लाइन खींच देंगे। तो ये आपका टैली चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें बारंबारता में। विभाजन तो आपको पता है डिवीजन की बात करता है, अलगाव की बात करता है, ये भी नहीं होगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है प्रसरण का ही रूप है एक प्रकार से, कि केंद्रीय प्रवृत्ति एक एकल मूल्य के मध्य से डेटा का वर्णनात्मक सारांश है, जो डेटा वितरण के केंद्र को दर्शाता है ना। तो डेटा सेट की परिवर्तनशील फैलाव के साथ जो है वर्णनात्मक आंकड़ों की एक शाखा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चरों के बीच या मध्य संबंध का ज्ञापक कथन कहलाता है क्या? देखिए, म्यूट हो जाइए, शायद कोई बच्चा अनम्यूट है जिसकी वजह से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं तो चरों के बीच मध्य संबंध के बारे में, तो एक प्रस्ताव, एक घोषणा रूप में बताए गए प्रमाण कह लीजिए या नियम कह लीजिए, उनके बीच अस्थायी और अनुमानित संबंधों के रूप में कहा जाता है परिकल्पना। और यहाँ पे चरों के बीच या मध्य
संबंध का जो ज्ञापन कथन कहलाता है वो बेसिकली परिकल्पना का पार्ट बनता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, समाज कार्य व्यवसाय समाज के उत्पीड़ित और उपांती वर्गों से संबंधित है। अब उपांती वर्ग क्या होता है कि व्यक्ति या वर्ग विशेष के रूप या विशेष के साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे उन्हें यहाँ महसूस होता है कि उनका कोई महत्व नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार जो है, अधिकार एक प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अधिकार या सत्ता या शक्ति देने की बात करता है यहाँ पर उपांती वर्गों के रूप में। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बेसिकली समाज कार्य व्यवसाय जो है समाज के उत्पीड़ित और उपांती वर्ग से संबंधित है, ये बात करेक्ट है आपका। और सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़ित और उपांती लोगों के सशक्तिकरण के लिए समाज के समृद्ध और वर्गों के संबंध में समस्त सूचना एकत्र भी करती है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ तो व्याख्या माना जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, बी वाला। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा बी का। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 आपसे क्या बोल रहा है, व्यवस्था अभिगम का अनुक्रम आपको व्यवस्थित करना है, बताना है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यीकरण पर यह आधारित है और एक सिस्टम है ये। सन 1940 में, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सन 1940 में लुडविन वॉन बार्टालैम्फी के द्वारा दिया गया था। सन 1940 में आप नोट कर लीजिए, जो है लुडविन वॉन बार्टालैम्फी द्वारा ये दिया गया था, एक सामान्यीकरण पर आधारित था। तो इसी को कभी कभी एग्जाम में व्यवस्था अभिगम ना देकर समग्र अभिगम दे सकता है आप लोगों से, आप लोगों को एकीकृत दृष्टिकोण दे सकता है आप लोगों को। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब। अगर आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो फिर तो समझ में आ गया होगा, नहीं देखा होगा तो सी। ओके, और भी लोग अपने विचारों को प्रस्तुत करें भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 13 है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बताया आपने, परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था, सेवार्थी व्यवस्था, क्रिया व्यवस्था और लक्ष्य व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 14 कह रहा है आपसे कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में मनोसामाजिक उपागम निर्भर है। आपको बता दूं मैं, मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो बेसिकली एरिक एरिक्सन का है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यवहारवादी विचारधारा के, पहली ऑप्शन नंबर पहले की बात अगर मैं करता हूँ तो व्यवहारवादी विचारधारा पर तो जेबी वॉटसन पिता कहे जाते हैं। बेसिकली व्यवहारवाद के प्रवर्तक में सबसे पहले नाम पावलोव का आता है, देन उसके बाद नाम आता है बीएफ स्किनर का। 20वीं शताब्दी में बीएफ स्किनर और जेबी वॉटसन काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से नहीं, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन पहला वाला सही नहीं है। फ्रायडवादी के बारे में आपको भले भांति तरीके से मालूम होगा। सन 1900 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की किताब आई और उस किताब में मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अन्ना फ्रायड की भी भूमिका आती है अहम मनोविज्ञान में। तो फ्रायडवादी ये विचारधारा पर आधारित नहीं थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा है, ये क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी है ना, ये आप सबको अच्छे तरीके से भली भांति तरीके से मालूम है और आप सब जानते भी हैं। एक मिनट, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा पे अगर हम बात करते हैं तो कार्ल रोजर्स का नाम आता है और कार्ल रोजर्स ने सन 1970 में बात किया था। समव्यवहार ट्रांसैक्शनल विश्लेषण इसको कहा जाता है। पॉइंट नंबर अगर हम बात करते हैं डी के बारे में तो इसी को लेन देन विश्लेषण कहा जाता है, इसी को विनिमय का सिद्धांत कहा जाता है। शायद मैंने जॉर्ज होमस बोल दिया था लास्ट वाली क्लास में, मुझे अभी याद आ रहा है। जॉर्ज होमस नहीं होंगे, यहाँ एरिक बर्न होंगे, एरिक बर्न होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। व्यक्तियों के बीच सामाजिक बातचीत का अध्ययन करने की बात किया गया है इस वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पर्सनालिटी व्यक्तित्व शब्द लिया है, तो पर्सनालिटी स्पेनिश गलत शब्द हो जाएगा। लैटिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
तो पर्सोना एक शब्द है जो पर्सनालिटी का लैटिन शब्द में बनता है, जिसका अर्थ मुखौटा बनता है, मास्क बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी वाला करेक्ट माना जाएगा। ग्रीन शब्द से नहीं है, ना ही ग्रीक शब्द है, ना ही आपका जर्मन शब्द है। आप ध्यान रखिएगा, एक कार्ल जुंग हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में बात किया था। अंतर्मुखी में लेखक बनने के लिए व्यक्ति आता है, और बहिर्मुखी में नेता, शिक्षक बनने के लिए आता है। उभयमुखी में उचित और व वंचित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो बी वाला सही होगा। और कार्ल जुंग का नाम भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। विल्सन और रायलैंड की पुस्तक का नाम अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए सोशल ग्रुप वर्क की बात करते हैं तो ये किताब आई थी पीडी मिश्रा की। किसकी थी ये? पीडी मिश्रा की बुक थी ये, ठीक है। तो हालांकि इतना ज़्यादा फेमस नहीं रही है किताब ये। और अगर हम बात करें सोशल वर्क विथ ग्रुप्स की बातें हुए, तो ये किताब बेसिकली राइसलैंड एंड विल्सन की भूमिका यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, या जो है रीलैंड और विल्सन का भूमिका हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी वाला करेक्ट माना जाएगा। ग्रुप वर्क प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रुप वर्क प्रैक्टिस भी है। सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस होना चाहिए। आई थिंक इसकी भी किताब यही है, विथ ग्रुप नहीं है ये। बी आप हटा दीजिए, बी हटा दीजिए, है ना, बी को हटा दीजिए आप। यहाँ पे ग्रुप वर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक विद्वान थे कैस्पर होमन्स, ठीक है। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा अभी स्किप कर लीजिए, या तो अगर किसी को मालूम है बताइए। शायद मैंने आप लोगों को ग्रुप वर्क प्रैक्टिस ही बताया था। उस विद्वान का नाम विल्सन और आइलैंड का याद है किसी को? नहीं याद है? चलिए, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस की बात क्या है? ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ऑप्शन नंबर डी का भी, क्योंकि सोशल ग्रुप वर्क अगर हम बात करते हैं, ये भी किताब उसी पे आधारित हो सकती है, प्रैक्टिस पर भी। तो इस प्रश्न को भी स्किप करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। इसका सही जवाब आप लोगों को ढूंढना है, या तो फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। चलिए, किसने कहा है कि धर्म जनसाधारण की अफीम है? बताइए। बताइए। नहीं है, कार्ल मार्क्स। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। कार्ल मार्क्स धर्म को अपर्दन चक्र माना है। किसने? किंग्सले डेविस ने। किसने? किंग्सले डेविस ने अपर्दन चक्र माना है। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, पवित्र और अपवित्र के रूप में बांटा इसने, और एक टोटम शब्द दिया। नाम बताइए आप लोग, किसी को नहीं पता? दुर्खिम नहीं पता क्या आप लोगों को? दुर्खिम इज द राइट आंसर। पवित्र और अपवित्र के बारे में बात किया था। मैक्स वेबर के बारे में बात करें अगर हम लोग, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिथी, स्पिरिट ऑफ, एक किताब लिखा था इन्होंने। बेसिकली ये किताब जो थी नौकरशाही पर आधारित थी। तो नौकरशाही के बारे में कौन से विद्वान ने बात किया था? तो मैक्स वेबर ने बात किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17 का बी करेक्ट होगा। समाज सुधार का उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन लाना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही होगा। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सम्मिलित किया गया है। आपको बता दूं मैं, अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में, और उसी में निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी है।
अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव को समाप्त करने की है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में है। और अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। चलिए, परिकल्पना का परीक्षण करने से जुड़े सोपान का क्रम व्यवस्थित करिए आप लोग जरा बताइए। ये हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये फार्मूलेशन एंड प्रमोशन अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको बता दूं, एक विद्वान थे लिडमैन, जिन्होंने 4 स्टेप बताया था। पदोन्नति का चरण, नियम या पंजीकरण, या तीसरा बताया था पूंजी सदस्यता का चरण, और चौथा बताया था व्यावसायिक चरण। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो ये किसी विद्वान का नाम बेसिकली नहीं है जो आपसे पूछा है। ये कॉमन चीज़ों में बताया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शून्य परिकल्पना होगा पहले, फिर शोध परिकल्पना होगा, फिर सार्थक स्तर होगा, फिर सांख्यिकी विश्लेषण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा आगे भाई? ज़्यादा आगे चले गए क्या हम लोग? हैं, बताइए। यहाँ पे देखिए, संगठन और गठन के उन्नयन से जुड़े सोपान के बारे में ना। संगठन और गठन के उन्नयन से जुड़े सोपान के बारे में बात करें तो संविधान तैयार करना होगा, सामान्य सभा का गठन होगा, कार्यकारी परिषद का निर्वाचन होगा, विजन एवं मिशन निर्धारित करना होगा, फिर लास्ट में पंजीकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम लोग। एक है बहुविवाह प्रथा। बहुविवाह प्रथा, एक पति और एक से अधिक पत्नियां, यह आपको इससे मैच हो जाएगा। बहुपत्नी प्रथा की बात अगर हम करें, एक पत्नी और एक से ज़्यादा पति। और यहाँ पे पति स्थानिक के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो पति के निवास स्थान पर जो है रहना एक प्रकार को, तो ये बेसिकली इसी के संबंध में आ जाएगा पहले वाले पॉइंट पे। पत्नी स्थानिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पत्नी के निवास स्थान पर निवास करना हो जाएगा, ये आपको इससे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट मान लीजिएगा। 1 4 3 2 1। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। विवरणात्मक एक अध्ययन है, और विवरणात्मक अध्ययन विस्तृत अध्ययन या डिस्क्रिप्टिव को रिप्रेजेंट करता है इससे। और व्यक्ति अध्ययन मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि इकाई का एक उसकी संपूर्णता का अध्ययन करता है, जहाँ पर एक यूनिटी के रूप में। और अन्वेषी अध्ययन होगा वो नए परिप्रेक्ष्यों की पहचान करने में करता है। प्रायोगिक अध्ययन जो होता है वो प्रायोगिक नियंत्रण को समूह को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के अगर बारे में बात करें हम लोग 16 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वृद्ध वर्ष कब मनाया गया था? तो 1999 को। बाल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब बताया गया था या मनाने की घोषणा की गई थी? 1979 को। युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब हुआ था? 1985 को। महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब था? 1975 को। परिवार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब था? 1994 होगा ना, 1994 परिवार का। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 24 के बारे में, 24 किस चीज़ की रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? परिकल्पना के परीक्षण से जुड़े सोपानों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, शून्य परिकल्पना तो सबसे पहले आएगा। शून्य परिकल्पना ये भी है, शून्य परिकल्पना ये भी, ये गलत हो जाएगा। शून्य परिकल्पना के बाद अगर हम बात कर रहे हैं परिकल्पना के परीक्षण, जो है हाइपोथेसिस का परीक्षण करने का चरण हम बात कर रहे हैं। उसके चरणों पर हम लोग जो है चर्चा
कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 24 है। बताइए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शोध पर कल्पना आ जाएगी आपकी, फिर सांख्यिकी हो जाएगा, फिर सार्थक स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे सेवा योजना कार्यालय का एक अधिनियम है, सेवा योजना का कार्यालय का एक अधिनियम है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ज़रा मुझे बताएं किसको रिप्रेजेंट करेगा 1958 को, और बोनस भुगतान अधिनियम अगर है ये रिप्रेजेंट करेगा 1965 को, किशोर न्याय अधिनियम है ये रिप्रेजेंट करेगा 1986 को, मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961 को। तो ऑप्शन कौन सा सही गया है इसका, बी वाला करेक्ट हो गया यहाँ पर। बात करते हैं केस वर्क यानी व्यक्तिक कार्य घटकों का क्रम आपको बताना, व्यवस्थित करना है। देखिए ये बेसिकली पार्लियामेंट का है 4 पीस, यहाँ आपको घटकों का क्रम में व्यवस्थित करना है। आई थिंक यहाँ पे पहचान होना चाहिए। चलिए आप लोग इसे करिए, यहाँ पे इनको पहचान लगाना चाहिए। 1957 में पार्लियामेंट ने दिया था पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस। पर्सन नोट करना तो नोट कर लीजिए, पर्सन, प्रॉब्लम और प्लेस और प्रोसेस, ये क्रम है। अब देखिए यहाँ पे पर्सन है, प्रॉब्लम है, प्लेस है, प्रोसेस। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही क्रम सही है। पार्लियामेंट का 1957 में दिया गया था ये, है ना। विदेशी भाषा, हाँ, विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति देशभक्त नहीं होता, क्या बात सही है बताइए। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति देशभक्त नहीं होता है, गलत है सर। गलत जवाब आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो गलत जवाब आ रहा है, इसलिए गलत कर दीजिए। विदेशी भाषा देशभक्ति विहीन की उत्पन्न करता है, नहीं गलत जवाब ये भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, दोनों गलत है। एनआरआई वाले जो होते हैं इसका मतलब थोड़ी ना होता कि देश से अपने प्रेम नहीं है उन्हें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 28। 2005 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लिया जाएगा। और इसमें 100 दिन का रोजगार के बारे में बात किया गया था। 2006 में नरसिंह राव द्वारा संसद में इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। पहली बार इसको जो प्रतिपादित किया था, ये प्रस्ताव रखा था, उनका नाम था पीवी, शायद नरसिम्हा राव के ही द्वारा लाया गया था ये। हाँ सर, ये नरसिंह मैंने भी पढ़ा। हाँ, नरसिम्हा राव के बारे में लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। लिंग संबंधित विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। तो मानव विकास सूचकांक आपको अच्छे से मालूम होगा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1995 में इसको जो है किया गया था। भारत जो है 131वें स्थान पे था। इसमें GDI देखा जाता है, लैंगिक विकास सूचकांक, और GII देखा जाता है, लैंगिक असमानता का सूचकांक, MPI देखा जाता है जो बहुआयामी गरीबी का सूचकांक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न था ये, है ना। ये UNDP की रिपोर्ट वगैरह आप मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब लिंग संबंधी विकास सूचकांक का उपयोग मानव विकास सूचकांक में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विकास क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लीजिए, आज 30 तक कर लीजिए, कल कंप्लीट हो जाएगा 20 क्वेश्चन में, आगे भी बढ़ जाएंगे हम लोग। सामाजिक विधान का प्रयास होता है कि न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है कि सामाजिक आवश्यकताओं को पहले से जान लेना, ऑप्शन सी है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के प्रबंधन का, ऑप्शन डी है उपयुक्त। तो सभी क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए, सभी, डी ऑप्शन। हाँ ऑल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए पूरा पेज कंप्लीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पष्टता का अपराध घोषित करता है, अनुच्छेद 17, अभी मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था। अनुच्छेद 23 के बारे में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 26 की बात अगर हम लोग करते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के संगतता के बारे में बात की गई थी। और अनुच्छेद 25 की बात अगर हम लोग करते हैं तो अंतःकरण की धर्म की अबोध रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 25 में।
मैस्लो का पदानुक्रम मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, शारीरिक वाला है, सुरक्षा का भी है, आत्मसम्मान का भी है, स्वच्छता का नहीं है ना? है कि नहीं? एक पिरामिड था, आपको भलीभांति तरीके से मालूम होगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसके आगे हम लोग जो है कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना?